बगावत कर ली है, नादान ना समझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफिया, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म तिरंगा क्लासेज पर। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे कोशिका के बारे में। लैब असिस्टेंट 2023 की आने वाली वैकेंसी के अंतर्गत बायोलॉजी का जो काफ़ी बड़ा पोर्शन है, उसमें हम सर्वप्रथम कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई के बारे में हम परिचर्चा कर रहे थे। और इस क्लास से पहले हमारी 3 से 4 क्लासें आ चुकी हैं जो हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म तिरंगा क्लासेज चैनल पर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। बायोलॉजी की प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप देख सकते हो। साथियों, आज हम परिचर्चा करेंगे कोशिका के बारे में, जिसमें हम कोशिकांग, यूकैरियोटिक कोशिकांग जैसे राइबोसोम्स है। उसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन केंद्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको पता लगेगा कि केंद्र के अंदर उपस्थित गुणसूत्रों की संरचना किस प्रकार होती है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में धीरे धीरे हम इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ेंगे साथियों। तो बता दूं साथियों, यहाँ पर कोशिका का चैप्टर आज हम खत्म कर देंगे और उसके बाद अगली क्लास में हम तो देखिए साथियों, राइबोसोम्स के बारे में हम अपनी परिचर्चा करते हैं। जॉर्ज पेलड ने 1953 में, कब 1953 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन और कणिका में संरचना राइबोसोम्स को सर्वप्रथम देखा। राइबोसोम्स को सर्वप्रथम किसने देखा? तो एक महान वैज्ञानिक जॉर्ज पेलड ने 1953 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा राइबोसोम्स को देखा। और ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइबोसोम्स किसके द्वारा बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और प्रोटीन आरएनए प्लस प्रोटीन आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं हमारे राइबोसोम्स, और किसी भी झिल्ली द्वारा नहीं घिरे होते। मैंने आपको जब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर पढ़ाया था साथियों, तो मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों प्रकार के कोशिकाओं में राइबोसोम्स पाया जाता है, क्योंकि राइबोसोम्स में कोई भी झिल्ली नहीं होती है साथियों। इसके कारण ये झिल्ली विहीन कोशिकांग कहलाते हैं। उसके बाद हम राइबोसोम्स के बारे में आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स है उसे हम 80S प्रकार का राइबोसोम्स कहते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक प्रकार का राइबोसोम्स है उसे हम 17S प्रकार का राइबोसोम्स कहते हैं साथियों। 17S प्रकार का राइबोसोम्स और 80S प्रकार का 2 प्रकार का राइबोसोम्स किसी भी कोशिका के भीतर पाया जाता है। प्रत्येक राइबोसोम्स में उप इकाइयाँ, बड़ी और छोटी उप इकाइयाँ होती है। देखो साथियों, चाहे वो 17S प्रकार का राइबोसोम्स हो या 80S प्रकार का राइबोसोम्स हो, दोनों ही राइबोसोम्स 2 उप इकाइयों से मिलकर बने होते हैं साथियों। 17S प्रकार का राइबोसोम्स होता है वो 50S और 30S 2 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है साथियों। तो देखिए साथियों, जो 17S प्रकार का हमारा राइबोसोम्स होता है, 17S प्रकार का राइबोसोम्स 2 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। 17S प्रकार का जो राइबोसोम्स होता है वो 2 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसमें बड़ी उप इकाई होती है वो 50S होती है और छोटी उप इकाई होती है वो 30S होती है साथियों। उसी के साथ साथ बता दूं, इस 17S प्रकार के राइबोसोम्स को हम प्रोकैरियोटिक प्रकार का राइबोसोम्स के भी कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। और उसके साथ साथ जो 80S प्रकार का राइबोसोम्स होता है उसकी भी 2 उप इकाइयाँ होती हैं, जिसमें बड़ी उप इकाई को हम 50S कहते हैं और छोटी उप इकाई को हम 40S कहते हैं। और इस प्रकार के राइबोसोम्स को हम यूकैरियोटिक प्रकार का राइबोसोम्स कहते हैं। तो ये था मुख्य रूप से डिफरेंस 17S राइबोसोम्स और 50S राइबोसोम्स। यहाँ पर साथियों एस का अर्थ मैं बता दूं, एस है स्वेडबर्ग यूनिट है, जिसे हम अवसादन गुणांक भी कहते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ये अप्रत्यक्ष रूप से आकार और घनत्व को व्यक्त करता है, यानी उस राइबोसोम्स का आकार कितना है और उसका घनत्व कितना है, ये एस द्वारा प्रदर्शित होता है साथियों। 17S और राइबोसोम्स के अध्ययन के बाद अब हम पक्षमापिकाएं और कशापिकाओं के बारे में जान लेते हैं।
यानी सीलिया और कसाबिका यानी फ्लैजिला साथियों। पक्षमापिकाएं और कसाबिकाएं रोम सदृश्य कोशिका झिल्ली में मिलने वाली अपवर्दियां हैं। पक्षमाप आकार में छोटी होती है और चप्पू की तरह होती है। चप्पू मतलब जो नाविकन नाव चलाने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लेता है उसे हम चप्पू कहते हैं। और कोशिका को उसके चारों तरफ मिलने वाले द्रव्य में गति कराने में सहायक होती है। उसी के साथ साथ कसाबिका अपेक्षाकृत लंबी होती है और ये भी कोशिका की गति में सहायक है। प्रोकैरियोटिक जीवाणु कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो पाई जाने वाली कसाबिका होती है ना साथियों, वो संरचनात्मक रूप से यूकैरियोटिक कोशिका की कसाबिका से भिन्न होती है। इन दोनों की संरचना आपस में भिन्न होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन से हमें पता चलता है कि पक्षमाप और कसाबिका जीव द्रव्य झिल्ली से ढकी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, बता दूं कि जो ये सीलिया और फ्लैजिला होते हैं ना, ये जीव द्रव्य झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली से घिरे होते हैं और इनकी कोर को अक्ष सूत्र कहते हैं। इनकी जो कोर होती है उसे हम अक्ष सूत्र कहते हैं, जो कई सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है, जो लंबे अक्ष के समांतर स्थित होते हैं। अक्ष सूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिकाएं मिलती हैं और 9 दिक्क अरीय परिधि की ओर व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। साथियों बता दूं, सीलिया और फ्लैजिला की संरचना के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें इसके केंद्र में एक जोड़ी सूक्ष्म नलिकाएं मिलती हैं। केंद्र में एक जोड़ी सूक्ष्म नलिकाएं मिलती हैं और उसके इर्द गिर्द 9 द्विक, ये भी डबलेट के रूप में अरीय परिधि के रूप में व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। अक्ष सूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की इस व्यवस्था को हम कहते हैं 9+2 प्रणाली। साथियों आपको याद रखना है 9+2 होती है सीलिया की संरचना, 9+2 सीलिया और फ्लैजिला की संरचना। आगे हम तारक केंद्र की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि उसकी संरचना 9+0 होती है। उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको फिलहाल ये याद रखना है कि सीलिया और फ्लैजिला की संरचना 9+2 होती है। केंद्रीय नलिका सेतु द्वारा जुड़े होते हैं और केंद्रीय आवरण द्वारा ढके होते हैं। ये दोनों सेतु द्वारा जुड़े होते हैं और ये केंद्रीय आवरण द्वारा ढके होते हैं, जो परिधीय द्विक के प्रत्येक नलिका को अरीय दंड द्वारा जोड़ते हैं। इस प्रकार 9 अरीय तान यानी सड़ बनती हैं। देखिए साथियों, इसकी संरचना के बारे में हम आगे देखते हैं कि इसकी संरचना इस प्रकार होती है। बता दूं साथियों, ये हम जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं तब हमें नजर आता है कहीं कुछ इस प्रकार होती है इसकी संरचना, जिसको हम इस प्रकार दर्शाते हैं। देखिए साथियों, ये सीलिया या फ्लैजिला की संरचना है, जिसमें ये जीव द्रव्य झिल्ली है, उसके साथ साथ ये परिधीय सूक्ष्म नलिका है जो द्विक के रूप में संख्या में 9 है। ये द्विक बना रही है और संख्या में 9 है साथियों। उसके साथ साथ यहाँ पर केंद्र में भी द्विक के रूप में उपस्थित है, जो ये अरीय दंड द्वारा आपस में जुड़ी होती। उसके साथ साथ यहाँ पर केंद्रीय अच्छद भी उपस्थित है और ये अंतराद्विक सेतु भी उपस्थित है, जो कि अरीय सूक्ष्म नलिकाओं को आपस में जोड़ती है। इस प्रकार की कुछ संरचना होती है सीलिया और फ्लैजिला की। इस प्रकार की संरचना को हम 9+2 प्रकार की संरचना कहते हैं, जो सीलिया और फ्लैजिला दोनों में पाई जाती है साथियों। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये थी सीलिया और फ्लैजिला के बारे में परिचर्चा। अब हम पढ़ते हैं तारक काय और तारक केंद्र, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के बारे में हम आगे की तरफ बढ़ते हुए चर्चा करेंगे कि दरअसल सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल की संरचना किस प्रकार की होती है और इनका कार्य क्या होता है। देखिए साथियों, तारक काय वो अंगक है जो बेलनाकार संरचना में मिलता है। तारक काय होता है वो बेलनाकार संरचना में मिलता है। तारक काय के भीतर 2 बेलनाकार संरचनाएं पाई जाती है साथियों, जिसे हम तारक केंद्र कहते हैं। ये अक्रिस्टलीय परिकेंद्रीय द्रव्य से घिरा होता है और दोनों तारक केंद्र तारक काय में एक दूसरे से लंबवत होते हैं। तारक काय के अंदर उपस्थित 2 तारक केंद्र एक दूसरे से लंबवत स्थित होते हैं साथियों, जिसमें प्रत्येक की संरचना बैलगाड़ी के पहिए के जैसी होती है। इन तारक केंद्रों की संरचना बैलगाड़ी के पहियों के समान होती है, साथियों, जिसमें प्रत्येक की संरचना बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है। तारक केंद्र संख्या में 9 समान दूरी पर स्थित परिधीय ट्यूब्यूलिन सूत्रों से बने होते हैं। उसमें हमने जाना कि वो भी परिधीय 9 प्रकार के डबलेट के रूप में उपस्थित सूक्ष्म नलिकाओं से बने थे, जबकि ये परिधीय ट्यूब्यूलिन सूत्रों से बने हैं। प्रत्येक परिधीय सूत्र के एक त्रिक होता है साथियों। वहाँ पर डबलेट था, जबकि यहाँ पर त्रिक है। द्विक था, वहाँ पर यहाँ पर त्रिक है। पास के त्रिक आपस में
उसी प्रकार जिस प्रकार वहां पर द्विक आपस में जुड़े थे, इसी प्रकार यहाँ त्रिक भी आपस में जुड़े होते हैं। तारक केंद्र का अग्र भीतरी भाग प्रोटीन का बना होता है। जो तारक केंद्र होता है उसका अग्र भीतरी भाग प्रोटीन का बना होता है, जिसे हम ध्रुवी कहते हैं। ये परिधीय त्रिक के नलिका से प्रोटीन से बने अरीय एजेंडों द्वारा जुड़े होते हैं। साथियों बता दो साथियों, इनके केंद्र में कोई भी प्रकार की ट्यूब्यूलिन प्रोटीन उपस्थित नहीं होती है, जिसके कारण इसकी संरचना 9+0 होती है। इसके केंद्र में ध्रुवी उपस्थित होती है। पक्षमाप और कशाभिका का आधार ये भाग बनाता है। कौन साथियों? तारक केंद्र। और तर्कु तंतु जंतु कोशिका विभाजन के उपरांत तर्कु उपकरण बनाता है। तारक केंद्र की संरचना है वो हमने जानी कि इसमें त्रिक के रूप में 9 परिधीय संरचनाएं पाई जाती हैं, जबकि केंद्र में कोई भी ट्यूब्यूलिन सूत्र उपस्थित नहीं होता है, जिसके कारण इसकी संरचना 9+0 होती है। उसके साथ साथ हमने इसके कार्य के बारे में जाना कि ये सीलिया और फ्लैजिला की बेसल बॉडी बनाते हैं। साथियों जब हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे, उस समय मैंने आपको बताया था कि सीलिया और फ्लैजिला की संरचना में 3 मुख्य भाग होते हैं। उसमें से सबसे बड़ा भाग तंतु कहलाता है और 20 वाला भाग अंकुश कहलाता है, जबकि सबसे आखिरी भाग बेसल बॉडी या आधारीय काय कहलाती है। और वो आधारीय काय के द्वारा ही सीलिया और फ्लैजिला कोशिका झिल्ली से जुड़े होते हैं साथियों। लेकिन जो आधारीय काय है वो बनी होती है तारक केंद्र से साथियों। और तारक केंद्र की संरचना अभी हमने जानी। तर्कु तंतु जो कि हम अगला चैप्टर है हमारा कोशिका विभाजन सेल डिवीजन, उसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है और उसके द्वारा सेल डिवीजन में ये मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। एनाफेज अवस्था में जब गुणसूत्र हैं समजात, यदि अर्धसूत्री विभाजन है तो समजात गुणसूत्र एनाफेज फेस्ट में समजात गुणसूत्र आपस में विभाजित होंगे। उसके साथ साथ यदि समसूत्री विभाजन है तो एनाफेज में यहाँ पर जो गुणसूत्र हैं उन गुणसूत्रों के क्रोमेटिड से वो आपस में दूर तरफ एक दूसरे से दूर जाएंगे, वो तर्कु तंतुओं द्वारा ही जाएंगे, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारा अगला चैप्टर होगा सेल डिवीजन, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। अब हम तारक काय और तारक केंद्र के बाद आगे बढ़ते हैं साथियों, और अगला हमारा टॉपिक है साइटोपंजर या साइटोस्केलेटन, यानी कोशिकीय कंकाल। जिस प्रकार हमारा शरीर कंकालों से बना है, उसी प्रकार से कोशिका भी अपने भीतर कंकाल की उपस्थिति दर्शाती है। साइटोपंजर या साइटोस्केलेटन प्रोटीन युक्त विस्तृत जालिकावत तंतु जो कोशिका द्रव्य में मिलते हैं। जो प्रोटीन युक्त होते हैं जालिकावत तंतु जो कोशिका द्रव्य में मिलते हैं, उसे हम साइटोपंजर कहते हैं साथियों। कोशिका में मिलने वाला साइटोपंजर विभिन्न कार्य करता है। यहाँ से आपका एक ही क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि साइटोपंजर के कार्य हैं, और उसमें 2-3 आपको ऑप्शन देके कूट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जैसे यांत्रिक कार्य है तो ये साइटोपंजर का कार्य है साथियों। यांत्रिक सहायता देता है, ये कोशिका को गति प्रदान करता है, जबकि कोशिका के आकार को बनाए रखने भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये था साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन के बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक रहेगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मोस्ट है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्र के यहाँ से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। न्यूक्लियस या केंद्र का, जिसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे साथियों। बता दूं कि जो कोशिका होती है उसका आनुवांशिक पदार्थ यदि डीएनए है या फिर आरएनए है, कोई भी है वो केंद्रक में उपस्थित होता है। यूकैरियोटिक कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, वो केंद्रक में उपस्थित होगा, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी यदि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है तो वो केंद्रक की अनुपस्थिति में भी एक ऐसी जगह पर उपस्थित होगा जिस जगह को हम केंद्र काभ कहेंगे। संपूर्ण कोशिका में उसका आनुवांशिक पदार्थ कभी भी बिखरा हुआ नहीं होता, एक निश्चित जगह पर होता है। हालांकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में मैंने आपको बताया कि झिल्ली युक्त केंद्रक तो उपस्थित नहीं होता है, लेकिन जिस जगह पर आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है उसे हम केंद्र काभ कहते हैं। तो अब हम केंद्र के न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे, जो कोशिका का एक तरह से कह सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यहीं से कोशिका की सारी प्रक्रिया निर्धारित होती है। कोशिका के भीतर कौन सा प्रोटीन बनेगा, कोशिका के भीतर कौन सी रिएक्शन होगी, ये सभी डिसाइड करता है उसका न्यूक्लियस। देखिए साथियों, कोशिकीय अंग का केंद्र की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने की, और कब की? 1831 से। बाद में फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ को सारी रंग से अभिरंजित किया और उसे क्रोमेटिन कहा। साथियों, जब हम आनुवांशिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे और आनुवांशिकी का चैप्टर जब पढ़ेंगे, उस समय मैं आपको बताऊंगा कि क्रोमेटिन की खोज फ्लेमिंग ने की, और फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन को कितने भागों में बांटा, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन क्या है, उन सभी के बारे में हम धीरे धीरे विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको बता दूं कि केंद्र की खोज तो रॉबर्ट ब्राउन ने की, और जो केंद्र के भीतर मिलने वाला धागे के समान जो पदार्थ हैं सारी रंग से अभिरंजित किया, क्योंकि ये अम्लीय था
और इसको क्षारीय रंग से अभिरंजित किया किसने? फ्लेमिंग ने। अंतराकाल अवस्था, इंटरफेज अवस्था में केंद्रक, कोशिका केंद्रक जिसका विभाजित नहीं हो रहा है, अत्यधिक फैली हुई और विस्तृत केंद्रीय की प्रोटीन तंतु की बनी होती है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। और यही क्रोमेटिन साथियों जब कोशिका विभाजित हो रही होती है यानी एम अवस्था, विभाजन अवस्था में, यही क्रोमेटिन हम देखेंगे कि गुणसूत्रों का रूप धारण कर लेती है। और मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र एकदम सुस्पष्ट दिखाई देते हैं, जबकि एनाफेज अवस्था में गुणसूत्रों की आकृति के बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे जब हम कोशिका विभाजन वाला चैप्टर पढ़ेंगे साथियों। देखो साथियों, केंद्र की आधात्री यानी मैट्रिक्स में एक या अधिक गोलाकार संरचना मिलती है जिसे हम केंद्रिकी कहते हैं, केंद्रिका। साथियों, केंद्र के भीतर मिलने वाली एक या एक से अधिक गोलाकार संरचनाएं होती है जिसे हम केंद्रिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियोलस। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि केंद्र का आवरण दो समांतर झिल्लियों से बना होता है। जो हमारा केंद्रक होता है उसका आवरण कुछ इस प्रकार से होता है साथियों, जिसमें दो झिल्लियां होती है लेकिन वो सतत नहीं होती हैं साथियों, सतत न होकर असतत होती हैं। और यहाँ पर केंद्रक पोर भी बनते हैं, केंद्रक का छिद्र भी आपको कहीं ना कहीं नजर आएंगे, जिसके बीच 10 से 15 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया जाता है। ये 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया जाता है जिसे परिकेंद्रिकीय अवकाश कहते हैं। ये आवरण केंद्रक में मिलने वाले द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच अवरोध का काम करता है। और बाह्य झिल्ली सामान्यतः अंत परद्रव्य जालिका से सतत रूप से जुड़ी रहती है, वो इस पर राइबोसोम्स भी जुड़े होते हैं। साथियों बता दूं, जो केंद्रक होता है, केंद्र की दो झिल्लियां होती हैं, आंतरिक झिल्ली और बाहरी झिल्ली, और उनके बीच परिकेंद्रिकी अवकाश भी पाया जाता है। ये झिल्लियां कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच अवरोध का कार्य करती हैं। उसके साथ साथ बता दूं, जो केंद्रक होता है उसकी बाह्य झिल्ली पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होती है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर यदि राइबोसोम्स उपस्थित हैं, यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स उपस्थित है साथियों, तो उस प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगी। और कुछ जगह पर इस प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स उपस्थित नहीं होते हैं, जिसके कारण इस प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं साथियों। ये थी केंद्र की झिल्लियों के बारे में परिचर्चा। अब हम केंद्र के भीतर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि दरअसल गुणसूत्रों की संरचना कैसी है। निश्चित स्थानों पर जालिका से सतत रूप से जुड़ी रहती हैं, वो इस पर राइबोसोम्स भी मिलते हैं जो हम पढ़ चुके हैं। देखो, निश्चित स्थानों पर केंद्र का आवरण छिद्र बनाने के लिए विच्छेदित हो जाता है। ये छिद्र केंद्र का आवरण की दोनों झिल्लियों के संलग्न से बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो केंद्रक होता है उसमें उपस्थित छिद्र साथियों किस प्रकार बनते हैं इसके बारे में बताया गया है। तो बता दो साथियों, जो केंद्र का छिद्र है वो दोनों झिल्लियों के आपस में मिलने से बनते हैं। इन छिद्रों से होकर आरएनए या प्रोटीन अणु केंद्रक में कोशिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य से केंद्रक, केंद्रक से कोशिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य से केंद्र की ओर आते जाते रहते हैं। साधारणतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक मिलता है, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि इसकी संख्या कभी कभी परिवर्तित होती है। साधारण रूप से यदि हम मानव कोशिका की बात करें तो साधारण रूप से एक कोशिका के भीतर एक ही केंद्रक मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कोशिका के भीतर सिर्फ एक ही केंद्रक उपस्थित हो। कुछ परिस्थितियों में केंद्रक की संख्या एक से अधिक भी हो सकती है और कुछ परिस्थितियों में केंद्रक अनुपस्थित भी हो सकता है। क्या आप कुछ जीवों के नाम बता सकते हैं जिनकी कोशिका में एक से अधिक केंद्रक मिलते हैं? साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि कौन कौन से जीव हैं जिसकी कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित है या केंद्रक की संख्या एक से अधिक है। कमेंट बॉक्स में आप सजेशन जरूर दे साथियों। कुछ परिपक्व कोशिकाएं केंद्रक रहित भी होती हैं। इसके बारे में तो आप जानते हैं कि स्तनधारी जीवों की रक्ताणु यानी आरबीसी और सेहवनीय पौधे जो टेरिडोफाइटा से शुरू हो जाते थे, टेरिडोफाइटा और उसके बाद जिम्नोस्पर्म और उसके बाद एंजियोस्पर्म, ये सेहवनीय पौधों में चालनी नलिका कोशिकाएं होती हैं, जिसके बारे में हम प्लांट एनाटॉमी में विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन आपको अभी के लिए ये याद रखना है कि किन किन कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो साथियों बता दूं, आरबीसी होती है उसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि चालनी नलिका कोशिकाएं वहां पर भी केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो इन कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित क्यों है, क्यों इनमें केंद्रक अनुपस्थित है, इसके बारे में भी हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये याद रखना है कि इन दो कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है। आप कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में जवाब दें कि क्या तुम मानते हो कि ये कोशिका जीवित है। साथियों
कि क्या ये कोशिका जीवित है? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल हाँ, केंद्र की अनुपस्थिति में भी कोशिकाएं जीवित हैं। केंद्र की आधात्री या केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका और क्रोमेटिन मिलते हैं। मैंने आपको बता दिया कि केंद्रिका और क्रोमेटिन दोनों केंद्र के भीतर मिलते हैं। गोलाकार केंद्रिका केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। केंद्रिका झिल्ली रहित वह संरचना है जिसका द्रव्य केंद्रक से सतत संपर्क में रहता है। साथियों बता दूं कि केंद्रिका है उसकी कोई झिल्ली नहीं होती, ये झिल्ली रहित कोशिकांग है जिसका द्रव्य है वो केंद्रक से सतत रूप से संपर्क में रहता है। ये सक्रिय राइबोसोम्स आरएनए संश्लेषण हेतु स्थल है। ये केंद्रिका दरअसल है क्या? ये राइबोसोमल आरएनए होता है जिसे हम आरआरएनए कहते हैं। आरआरएनए कई प्रकार के होते हैं, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, क्योंकि एक साथ सभी का अध्ययन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से आपको अध्ययन करवाना है उसी प्रकार से हम आगे धीरे धीरे आपको पढ़ाते रहेंगे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से। लेकिन आपको फिलहाल के लिए ये याद रखना है कि राइबोसोमल आरएनए के संश्लेषण का मुख्य स्थल कौन सा है? केंद्रिका, न्यूक्लियोलस हेतु स्थल है, और जो कोशिका अत्यधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करती है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरआरएनए की जरूरत होती है और आरआरएनए के लिए केंद्रिका की जरूरत होती है। इसलिए जिसमें प्रोटीन संश्लेषण अधिक होगा उसमें केंद्रिकाएं अनेक होगी और बड़ी बड़ी होगी। आप याद करें कि अंतरावस्था केंद्रक में ढीली ढाली और अस्पष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन तंतुओं की जाली का संरचना मिलती है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। साथियों जब इंटरफेज अवस्था होती है तब जो गुणसूत्र होते हैं वो गुणसूत्र स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते हैं, जबकि क्रोमेटिन का जाल हमें दिखाई देता है। अवस्थाओं व विभाजन के समय यानी एम अवस्था में हम देखेंगे कि केंद्र के पास वह गुणसूत्रों की संरचना जो क्रोमेटिन है वो गुणसूत्रों का रूप धारण कर लेती है। गुणसूत्र हमें एम अवस्था के अलग अलग फेज में दिखाई देते हैं। क्रोमेटिन में क्या होता है? डीएनए और कुछ सारी प्रोटीन। यदि यूकैरियोटिक कोशिका है तो उसमें हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है जिसे हिस्टोन कहते हैं, और इसके अतिरिक्त इनर हिस्टोन यानी नॉन हिस्टोन और आरएनए भी मिलता है। क्रोमेटिन के भीतर क्या क्या पाया जाता है साथियों? क्रोमेटिन के भीतर पाया जाता है हमारा डीएनए, उसके साथ साथ सारी प्रोटीन जैसे हिस्टोन है और नॉन हिस्टोन है, उसके साथ साथ आरएनए भी मिलता है। इन सभी से मिलकर हमारी क्रोमेटिन बनी होती है, जो कि अंतरा अवस्था में तो धागे के समान दिखाई देती है, जबकि एम परावस्था यानी विभाजन परावस्था में एक गुणसूत्र का रूप धारण कर लेती है। मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए पाया जाता है साथियों। काफी चौंकाने वाला पॉइंट है। मनुष्य की एक कोशिका जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्म दृष्टि से भी हम काफी मुश्किल से देखते हैं। हमारी कोशिका माइक्रोमीटर कोटि की होती है साथियों, फिर भी उस कोशिका के भीतर 2 मीटर लंबा डीएनए कैसे आ गया? ये एक विचित्र करने वाला तथ्य है जिसके बारे में हम जब आनुवांशिकी में पैकिंग के बारे में पढ़ेंगे कि हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन किस प्रकार से मिलकर डीएनए की पैकिंग करता है, उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे कि डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन पैकिंग करने के लिए क्या क्या तरीके आजमाते हैं, जिसके बारे में हम देखिए साथियों कक्षा 12वीं की में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यानी क्लास 12th का जो आनुवांशिकी वाला चैप्टर है उसमें हम पैकेजिंग के बारे में पढ़ेंगे, संवेष्टन पैकेजिंग के बारे में पढ़ेंगे। गुणसूत्र सिर्फ विभाजक कोशिकाओं में दिखाई देते हैं। मैंने आपको बताया कि जो कोशिका एम अवस्था में यानी इंटरफेज अवस्था में न होकर विभाजन अवस्था एम अवस्था में है उनमें तो गुणसूत्र दिखाई देते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्णन मिलता है जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। आगे हम गुणसूत्र की संरचना देखेंगे साथियों। देखिए साथियों यहाँ पर आपको सेंट्रोमियर बता देते हैं कि गुणसूत्रों में सेंट्रोमियर किस प्रकार होता है। ये है गुणसूत्र में सेंट्रोमियर यानी प्राथमिक संकीर्णन जिसमें पाया जाता है इसे कहते हैं सेंट्रोमियर। और जो सेंट्रोमियर है उसके इर्द गिर्द 2 प्लेटें पाई जाती है जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं साथियों। देखिए साथियों गुणसूत्र सिर्फ विभाजन कोशिकाओं में दिखाई देते हैं और प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्णन मिलता है जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं, और इस पर बिंब आकार की संरचना मिलती है जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। तारक काय गुणसूत्रों के दोनों अर्ध गुणसूत्रों की एक बिंदु से पकड़ कर रखते हैं। ये हम पढ़ेंगे जब हम मेटाफेज और एनाफेज अवस्था देखेंगे, उस समय तारक काय किस प्रकार से गुणसूत्र के 2 अर्ध गुणसूत्रों को पकड़कर उनको विपरीत ध्रुवों की ओर खींचते हैं। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया। गुणसूत्र बिंदु मतलब सेंट्रोमियर, एक प्राथमिक संकीर्णन होता है ना साथियों, उसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। द्वितीय संकीर्णन भी हम पढ़ेंगे क्या होता है, लेकिन प्राथमिक संकीर्णन यानी जो हमारा गुणसूत्र होता है उसमें सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को 4 भागों में बांटा गया मुख्य रूप से।
देखो मध्य केंद्र की यानी मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक यानी उप मध्य केंद्र की, अग्र बिंदु यानी एक्रोसेंट्रिक, और उसके बाद फिबोसेंट्रिक या टीलोसेंट्रिक। तो देखिए साथियों, मेटासेंट्रिक किसे कहते हैं? गुणसूत्र में जो सेंट्रोमियर है वो गुणसूत्र के ठीक बीचों बीच स्थित है, तो इस प्रकार का गुणसूत्र हमारा मेटासेंट्रिक गुणसूत्र कहलाता है। उसके साथ साथ ऐसा गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र यानी सेंट्रोमियर गुणसूत्र हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है और अब हम इसके थोड़ा सा सारांश के बारे में, समरी के बारे में देख लेते हैं, और उसके बाद अगली क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चनों को देखेंगे और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको यह चैप्टर करवा दिया जाएगा। इसी तरह से आपको यहाँ इस यूट्यूब चैनल पर लैब असिस्टेंट 2023 के लिए संपूर्ण सिलेबस करवाया जाएगा, चाहे वो बायोलॉजी का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, या फिर वो जनरल साइंस का हो, या फिर हमारा जो जीके एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी वाला पेपर है उसके बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी जाएगी और संपूर्ण सिलेबस अच्छी क्वालिटी के साथ करवाया जाएगा। साथियों देखिए सारांश के बारे में, सभी जीव कोशिकाएं और कोशिका समूह से मिलकर बने होते हैं। कोशिका और कोशिका समूह से मिलकर सभी जीव बने होते हैं। कोशिका आकार व आकृति, क्रिया और कार्य में भिन्न होती है। झिल्ली युक्त केंद्रक और अन्य अंकों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका या जीव को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया। एक प्रारूपिक यूकैरियोटिक कोशिका केंद्रक और कोशिका द्रव्य से बना होता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर हमने बताया कि कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, जो कि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। जीव द्रव्य कला है वो चयनात्मक पारगम्य होती है और बहुत सारे अणुओं के परिवहन में भाग लेती है। साथियों अंत्य झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स और रसधानी पाई जाती है। सभी कोशिकीय अंगक विभिन्न और विशिष्ट प्रकार के कार्य करते हैं। जो सभी प्रकार के कोशिकांग हैं उनके कार्य भी विशिष्ट होते हैं और कार्य भी विभिन्न तरह के होते हैं। पादप कोशिकाओं में हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो हम उसमें फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि हरित लवक किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है। प्रकाशीय ऊर्जा को संचित करने का कार्य करता है। तारक केंद्र और तारक काय का कार्य मैंने आपको बता दिया कि पक्षमाभ और कशाभिकाओं की बेसल बॉडी के निर्माण में भी तारक काय और तारक केंद्र भाग लेते हैं। उसके साथ साथ इनका कार्य होता है जो सेल डिवीजन है उसमें तर्क तंतु और तर्क उपकरण बनाने में, और जो पक्षमाभी और कशाभिका है वो गति में सहायक होती है। जंतु कोशिकाओं में तारक केंद्र है वो कोशिका विभाजन के दौरान तर्क उपकरण बनाता है, जबकि प्लांट सेल में तारक केंद्र या तारक का अनुपस्थित होता है। केंद्रक में केंद्रिका और क्रोमेटिन का तंत्र मिलता है और ये अंकों के कार्यों को नियंत्रित नहीं करता बल्कि आनुवांशिक
यानी अंगकों के कार्य को ही नियंत्रित नहीं करता बल्कि आनुवांशिकी में प्रमुख भूमिका अदा करता है। अतः कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि कोशिका है वो जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है साथियों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जीव द्रव्य जालिका नलिकाएं और कुंडों से बनी होती। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में चर्चा की जा रही है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नलिकाओं और कुंडों से बनी हुई। ये दो प्रकार की होती है, खुरदरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्रव्य जालिका पदार्थों के अभिगमन, प्रोटीन संश्लेषण, लाइपोप्रोटीन संश्लेषण और ग्लाइकोजन के संश्लेषण में सहायक है साथियों। गोल्जिकाएं झिल्ली युक्त अंग के जो चपटे थैलीनुमा संरचना से बने हैं और इनकी कोशिकाओं का श्रावण संवेष्टन होती है। कहने का मतलब है कि गोल्जिका है उसका कार्य होता है पैकिंग में, जिनमें सभी प्रकार के वृहद अणुओं के पाचन हेतु एंजाइम्स मिलते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। ये कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से या अंतःप्रद्रव्य जालिका से संबंधित होते हैं, जिसके कारण अंतःप्रद्रव्य जालिका खुरदरी हो जाती है। सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के निर्माण में यानी एटीपी, जिसके बारे में हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, निर्माण में सहायक है। ये द्विक झिल्ली कृष्टि में अंतर्वलन वलित होती है। लवक हरित लवक है वो वर्णन युक्त अंग हैं और केवल पादप कोशिकाओं में मिलते हैं। ये द्विक झिल्ली युक्त संरचना है और लवक के ग्रेना में प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। जब हम प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तब हम ग्रेना के बारे में भी जानेंगे और थिलेकॉइड क्या है, थिलेकॉइडों का कार्य क्या है, उन सभी के बारे में धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। कहाँ पर प्रकाशीय अभिक्रिया होती है और कहाँ पर अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। हरे रंगीन लवक वर्णक होते हैं जिसमें कैरोटीन और जेंथोफिल जैसे वर्णक मिलते हैं। पक्षमाभ और कसाबिकाएं कोशिकाओं की गति में सहायक है। कसाबिकाएं पक्षमाभ से लंबी हैं और ये तरंगी गति से चलती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। कसाबिकाओं की गति होती है वो तरंगी गति होती है, जबकि पक्षमाभ की गति होती है वो डोल नोदन गति होती है। ये आपको याद रखना होगा साथियों। एनसीईआरटी की लाइनें कहती है कि जो कसाबिका है वो तरंगी गति करती है, जबकि पक्षमाभिका है वो डोल नोदन गति करती है। केंद्र का द्विक झिल्ली युक्त केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है, जिसमें केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं। भीतरी झिल्ली केंद्रक द्रव्य और क्रोमेटिन पदार्थों को घेरे देती है। प्राणी कोशिकाओं में तारक केंद्र युग्मित होता है जो एक दूसरे से लंबवत यानी 19 डिग्री की एंगल के साथ होते हैं। ये था हमारा कोशिका के बारे में अध्ययन, संपूर्ण अध्ययन, जिसमें हम कोशिका के बारे में काफ़ी विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं साथियों। इसकी पीडीएफ आपको यदि चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल तिरंगा क्लासेज को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा। इसके साथ साथ वहाँ पर मैं आपको क्विज भी करवाता रहता हूँ और लैब असिस्टेंट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट भी वहाँ पर आपको मैं बताऊँगा। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल तिरंगा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है था साथियों, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इससे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। मैं लेता हूँ आपसे विदा, तब तक के लिए।